Hello everyone, this is Anjali Bakliwal, and in this video I'll be sharing my complete strategy for cracking UGC NET JRF examination in political science in December 2025 session. So through this channel I will share my strategies, study resources, notes, practical tips that help me crack this exam. So I will explain my complete strategy paper 1 and paper 2 दोनों के लिए. So this video can help structure your preparation effectively. So let's get started. ये स्ट्रैटेजी वीडियो बनाने के पीछे का रीज़न ये था कि कुछ लोग टेलीग्राम पे मुझसे पूछ भी रहे थे, क्योंकि मेरा पेपर 1 का जो स्कोर था वो काफ़ी अच्छा था. तो देवर आस्किंग कि आपने ये पेपर 1, मेरा पेपर 1 हमेशा से स्ट्रॉन्ग था पेपर 2 के कंपैरिजन में. इसके अलावा मुझे यूट्यूब पे लेक्चर स्टार्ट करने हैं. मैं पॉलिटिकल साइंस को जितना मैंने पढ़ा है अलग अलग बुक्स से मैं पढ़ के यहाँ पे ये लेक्चर्स लेके आने वाली हूँ. सो अगर आपको कुछ हेल्प हो उससे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. सो स्ट्रैटेजी के लिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि स्ट्रैटेजी किसी की एक नहीं होती. हर इंसान अलग अलग है, उसके वीक एरियाज़ अलग है, उसके स्ट्रॉन्ग एरियाज़ अलग है. तो उसके अकॉर्डिंग आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. ऐसा नहीं है फॉर एग्जांपल जो बिगिनर्स हैं, बिगिनर्स के लिए अलग स्ट्रैटेजी होगी. जो और कुछ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब आती है, मेरे साथ भी ऐसा हो रहा था कि सिर्फ नेट क्लियर हो रहा था और JRF नहीं हो रहा था. तो सबसे मेन प्रॉब्लम ही ये है कि आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, PYQs लगा लिया, आपका नेट क्लियर हो जाता है. JRF के लिए और जैसे कि अभी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं NTA के, जैसे वो एग्ज़ाम बना रहा है उस अकॉर्डिंग देखा जाए तो JRF करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. सो कंप्लीट योर सिलेबस फर्स्ट इफ़ यू आर बिगिनर. तो अगर आप बिगिनर हैं तो ऑब्वियसली आपने जब मास्टर्स में भी नहीं पढ़ा है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप मास्टर्स में भी पढ़ते हो, अगर मास्टर्स में भी हम अच्छे से अपनी स्टडी करते हैं तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती. लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो साइंस बैकग्राउंड से हैं, जिन्होंने BTech किया है या BSc किया है, उसके बाद MA करते हैं और वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल इग्नू से कर लेते हैं या प्राइवेट कर लेते हैं. प्राइवेट इन द सेंस कि SOL डिस्टेंस से करते हैं, तो वो ज़्यादा मास्टर्स के टाइम पढ़ते नहीं हैं. लेकिन जो स्टूडेंट्स मास्टर के टाइम पढ़ते हैं, उन्होंने अपने अच्छे से अपना करिकुलम जो भी है उनका सिलेबस उन्होंने कंप्लीट किया होता है, तो उनको उतनी प्रॉब्लम नहीं आती. सिलेबस कंप्लीट करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो बेस है. आपको ये पता तो होना चाहिए कि कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं. फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल प्रोसेस एक यूनिट है हमारे, जो 10 यूनिट्स है पेपर 2 में, उसमें पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया करके एक यूनिट है. उस यूनिट को सब इग्नोर करते हैं. सबको ऐसा लगता है कि वहाँ से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं, लेकिन वो पॉलिटी के क्वेश्चंस नहीं है. उसको अलग से कोई नहीं पढ़ता है. मैंने भी स्टार्टिंग में जब एग्ज़ाम दिया था पॉलिटिकल प्रोसेस के ऊपर बहुत कम ध्यान देते हैं बच्चे. पॉलिटिकल प्रोसेस हो गया, गवर्नेंस, पब्लिक एड, इन पे कम ध्यान देते हैं. सबसे ज़्यादा लोग पॉलिटी, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, ये सब ज़्यादा पढ़ते हैं. तो ये सब ज़्यादा पढ़ो आप, लेकिन आपको सिलेबस का एक एक कोना, एक एक जो सिलेबस में एक एक चीज़ लिखी है आपको वहाँ से गो थ्रू होना ही होना है. मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपको डीप पढ़ाई करनी है. देखो ये NTA का एग्ज़ाम है, यहाँ पे डीप आपको पढ़ना भी नहीं है. डीप आप पढ़ो तो वो बेटर रहेगा. आपको AP के एग्ज़ाम्स जो निकालने हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स के अगर एग्ज़ाम्स निकालने हैं तो, लेकिन इस एग्ज़ाम में आपको ब्रॉड स्टडी करनी है, डीप नहीं होनी चाहिए. तो कंप्लीट योर सिलेबस फर्स्ट इफ़ यू आर बिगिनर. बिगिनर नहीं हुआ आपने सिलेबस तो कंप्लीट कर ही लिया होगा. उसके बाद सेकंड स्टेप ये है कि आप 5 to 8 ईयर्स, कम टाइम है तो 5 ईयर्स, ज़्यादा टाइम है अगर आपके पास तो आप 8 ईयर्स की PYQ कंप्लीट करें. अब वो PYQ करने की एक स्ट्रैटेजी होती है. मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने ये जान लिया होगा अब तक तो कि किस तरीके से PYQ सॉल्व किया जाता है. अगर आप उन लोगों में से हो जिन्होंने सिर्फ PYQ को देखा, क्वेश्चन पढ़ा, आंसर देखा और आगे बढ़ गए, तो आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है PYQ सॉल्व करके. उसका सॉल्व करने का एक तरीका ऐसे है. फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके सामने कोई क्वेश्चन है, उसमें पूछा है कि जैसे फॉर एग्जांपल 155 ये आर्टिकल कौन सा है, ठीक है, ये आर्टिकल किससे रिलेटेड है. फॉर एग्जांपल मैं आपको ये एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको समझ आए कि आपको PYQ कैसे सॉल्व करना है. फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है कि 155, वैसे ऐसे इतने डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आपको समझ आए. 155 जो क्वेश्चन है, 155 जो आर्टिकल है वो किससे रिलेटेड है. ऑप्शन A दे रखा है गवर्नर से, ऑप्शन B दे रखा है प्रेसिडेंट से, ऑप्शन C दे रखा है प्राइम मिनिस्टर से, ऑप्शन D दे रखा है कुछ भी आप मान लीजिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से. ओके,
लेकिन 155 किससे रिलेटेड है? गवर्नर से, ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर से ही रिलेटेड है। आपने जैसे ये PYQ आया हुआ है, आपने ये पढ़ा कि आपको एक चीज़ पता चली कि 155 किससे रिलेटेड है? गवर्नर से। लेकिन ऑप्शन नंबर बी में जो लिखा है प्रेसिडेंट, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था वो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड था। प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कौन करता है, उसका आर्टिकल कौन सा है? उसके अलावा प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है, उसका आर्टिकल कौन सा है। तो आपको 360 डिग्री में जाके पढ़ाई करनी है कि आपको गवर्नर के बारे में तो पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है गवर्नर के बारे में, गवर्नर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है सारे। लेकिन आपको ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, चारों जो ऑप्शन दे रखे हैं उनके बारे में भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन से पढ़ना है और उसके नोट्स बनाने हैं। मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि आपके ऑप्शन में गवर्नर आ गया तो उसका पूरा लक्ष्मीकांत लेके आप बैठ गए और पूरा गवर्नर पढ़ने लग गए, नहीं। PYQ सॉल्व करने का मतलब ये है कि उसके इर्द गिर्द की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हील ऑफ इग्नोरेंस जो है, व्हील ऑफ इग्नोरेंस है वो किससे रिलेटेड है, कौन से थिंकर से। आपका एक क्वेश्चन आया जॉन रॉल्स, एक ऑप्शन है प्लेटो, एक ऑप्शन है थॉमस हॉब्स, एक ऑप्शन है हैना अरेंट, ठीक है। व्हील ऑफ इग्नोरेंस रिलेटेड है जॉन रॉल्स से, लेकिन आपको हैना अरेंट का जो मेन थीम है उसका कौन सा कॉन्सेप्ट है। जैसे हमें ये इस PYQ से क्या पता चला, आपने अपने नोट्स में लिख लिया कि व्हील ऑफ इग्नोरेंस रिलेटेड है जॉन रॉल्स से, लेकिन आपके पास जो बाकी के जो 3 ऑप्शंस हैं उसके बारे में मेन जो कॉन्सेप्ट है आप साथ में उसका भी नोट बना लो। इसका फ़ायदा क्या होता है कि जो ऑप्शंस में दिया रहता है वही नेक्स्ट पेपर में, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, एनालाइज करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, तो आपको समझ आएगा कि जो ऑप्शंस में दिया हुआ है वही नेक्स्ट जो एग्ज़ाम आएगा उसमें रिपीट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आपसे प्लेटो का कॉन्सेप्ट नहीं पूछा, लेकिन अगर आपको उसके आइडियाज़ पता होंगे तो आप एलिमिनेट कर पाओगे। एक एलिमिनेशन की जो टेक्निक होती है ना, वो अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। वो जिसने सीख ली, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि MCQ सॉल्व करना भी एक आर्ट है अपने आप में। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने आपको बताया कि आपको व्हील ऑफ इग्नोरेंस पता है, मान लीजिए फिर से ये रिपीट नहीं होगा कि जॉन रॉल्स का कौन सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये ऑप्शंस में आएगा। कोई दूसरा कॉन्सेप्ट आपसे पूछ लिया और आपको बहुत सारे लोगों के कॉन्सेप्ट, मतलब बहुत सारे थिंकर्स के कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पता है, तो आप इजीली एलिमिनेट कर दोगे कि नहीं, जो मुझसे कॉन्सेप्ट पूछा हुआ है वो जॉन रॉल्स से रिलेटेड तो नहीं हो सकता, क्योंकि जॉन रॉल्स से रिलेटेड इस तरीके के कॉन्सेप्ट होते हैं, जॉन रॉल्स के जो आइडियाज़ हैं वो इस तरीके के हैं, ठीक है। आपको अगर इस चीज़ का भी आइडिया लग गया कि कौन सा थिंकर किस तरीके से सोचता है, आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि कौन सा थिंकर, अगर आपको उसकी बुक भी नहीं पता होगी ना, तो बुक का टाइटल से ही इंसान को आइडिया लग जाता है कि नहीं, इस तरीके की थिंकिंग तो नहीं हो सकती इस थिंकर की। आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि किस तरीके से हम PYQ को सॉल्व करेंगे। अगर हमें समझ आएगा तो हम मतलब ऑप्शंस को एलिमिनेट करना बहुत ईजी हो जाएगा, और आपको सिलेक्शन नहीं करना है ऑप्शंस का, मतलब आपका आंसर आपको सिलेक्शन करके नहीं मिलेगा, आपको एलिमिनेट करके मिलेगा। तो इसीलिए 5 से 8 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उसके डिटेल एक्सप्लेनेशन पे जाइए। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप रटो, लेकिन आप सॉल्व करते जाओगे, बार बार जब रिपीट होंगी चीज़ें ना, तो आपको याद होता रहेगा, और फिर आपको उसके शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं। और नोट्स मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप किसी चार्ट पेपर पे लेके बना लो, और या फिर A4 साइज़ के कुछ कलरफुल पेजेस आते हैं तो उसको अलग करके बना लो, स्टेपल कर लेना बाद में, तो वो थोड़े अट्रैक्टिव लगते हैं पढ़ने में। कॉपी में मत बनाओ, क्योंकि ये मैं उन नोट्स की बात नहीं कर रही हूँ कि आपको पूरा सिलेबस के नोट्स बनाने, मैं इस PYQ के नोट्स की बात कर रही हूँ, या फिर जो लास्ट 1 मंथ या 2 मंथ में हमें 1 मंथ मान लीजिए, 1 मंथ में हमें जो रिविज़न करना है वो वाले नोट्स जो बिल्कुल क्रिस्प होते हैं, शॉर्ट नोट्स। ओके, नाउ मेक क्रिस्प नोट्स जो मैंने आपको बता दिए। सॉल्विंग MCQs इन आर्ट मैंने आपको भी समझाया। हाँ, टिप नंबर 5 इज़ PYQ मॉक्स इन एनालिसिस। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इससे आपका टाइम मैनेजमेंट भी होता है। PYQ मॉक आपको, मैंने टेक्स्ट बुक का लिया हुआ था सब्सक्रिप्शन, तो आप टेक्स्ट बुक का ले सकते हैं, मैंने लिया हुआ था उसका, तो वो 300-400 रुपये तक का पड़ता है आपको वो 1 ईयर का। मैंने तो उतने का मतलब उसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस
मिल जाते हैं और आप उसमें मल्टीपल अटैम्प्ट दे सकते हो। आपको मॉक वो वाले सॉल्व नहीं करने जो ये प्लेटफॉर्म्स बनाते हैं, आपको मॉक सॉल्व करने हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही बार बार उन्हीं को सॉल्व करो। आपको चीज़ें समझ आएंगी कि आप क्वेश्चन को किस तरीके से देखते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊँ तो थियोरी पढ़ना कम इम्पॉर्टेंट है, बुक्स पढ़ना या फिर सिलेबस को कंप्लीट करना। आप क्वेश्चंस लगाओ, क्योंकि हम एक जाके एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चंस ही सॉल्व करने हैं। और अगर हमारा दिमाग ही क्वेश्चन सॉल्व करने जैसा हो गया, कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल क्वेश्चंस नहीं लगाते, बिल्कुल मॉक्स नहीं देते, तो उससे होता है कि उनका दिमाग ट्रेन नहीं होता है। हमें अपने दिमाग को ट्रेन करना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो आप PYQ मॉक कैसे लगा सकते हो? फॉर एग्ज़ाम्पल आप PYQ मॉक कैसे लगा सकते हो? फॉर एग्ज़ाम्पल आप दिन में तो मतलब मैं रोज़ का एक मॉक लगाती थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लास्ट की बात बता रही हूँ, लेकिन स्टार्टिंग में आप हफ्ते में एक मॉक लगा सकते हो वीक में। ठीक है, आप उसको लगाओ, संडे चूज़ कर लो या मंडे चूज़ कर लो, कोई भी डे चूज़ कर लो, आप मॉक लगाओ। मॉक लगाने के बाद आप उसको एनालाइज़ करो। आप उसको एनालाइज़ करो कि आपने कहाँ गलत किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल 100 मैं यहाँ पेपर 2 की बात कर रही हूँ, पेपर 1 के लिए भी आप ये कर सकते हो। मैं आपको पेपर 1 की एक अलग स्ट्रैटेजी बताऊँगी। तो 100 है, 100 में से फॉर एग्ज़ाम्पल आपके 65 ठीक हुए। ठीक है, 65 को आपको बाद में रीड करना है बाद में, लेकिन सबसे पहले जो आपके 35 क्वेश्चन है, ये 35 क्वेश्चन को बैठ के आप एनालाइज़ करो और इसमें देखो कि ये कहाँ से पूछा जा रहा है, मेरा ये गलत क्यों हो रहा है, मैं क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम क्वेश्चन को रीड कैसे कर रहा था, मैं सोच किस तरीके से रहा था कि क्या मेरा ये सोचना सही था। कुछ क्वेश्चंस असर्शन और रीज़न के होते हैं, कुछ क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले होते हैं, आपको उस तरीके से सोचना है। अब तो वो क्वेश्चंस कम आते हैं, अब तो स्टेटमेंट एंड रीज़न में भी वो फैक्चुअल डेटा डाल दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान से देखना है कि मैंने क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम कितना दिमाग लगाया और किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया। तो आपको ये देखना है 35 क्वेश्चंस मान लीजिए आपके गलत हुए, तो अब आपको एक नोटबुक लेके बैठनी है या कोई भी पेपर A4 साइज शीट लेके बैठनी है। आप उसको देखोगे, सॉल्व करोगे, उसके अंदर जो डिटेल एक्सप्लेनेशन टेक्स्ट बुक में दे रखी होती है, मैंने वो बहुत यूज़ करी थी। टेक्स्ट बुक का मतलब ऐसे क्वेश्चंस होगा, उसके नीचे जाके आप स्क्रॉल करोगे तो वहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन, उसको पढ़ना है, फिर आपको गूगल करना है। ठीक है, उसके बारे में गूगल करते हो ना, तो मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि गूगल कर करके आप पूरे नोट्स बना लो उसके, लेकिन आपकी झलक भी एक बार रह गई ना कि हाँ मैंने कहीं तो ऐसा पढ़ा था, तो एग्जामिनेशन हॉल में इनडायरेक्टली वो आपको हेल्प कर देता है। ठीक है, तो PYQ मॉक देने हैं हफ्ते में एक बार स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे हफ्ते में 2 बार देने लग जाना जब आपका स्कोर इंक्रीज़ हो जाए। PYQ मॉक देने से स्कोर इंक्रीज़ होता है, मेरा हुआ है। मैंने पेपर 1 अपना पूरा PYQ मॉक से ही इंक्रीज़ हुआ था मेरा स्कोर। सो PYQ मॉक आपको देना है और बार बार देना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी 8 साल का या 5 साल का आप चूज़ कर लो, जितना टेक्स्ट बुक में आपको मिल जाए, आपको कम से कम 15-16 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पेपर मिल जाएंगे। अब वो 15-16 को आपको जैसे एक महीने में 4 भी आप सॉल्व कर रहे हो तो 4-5 महीने लग जाएंगे आपको। ठीक है, उसको सॉल्व करने में। तो आप उसको देखो कहाँ गलती आ रही है, उसकी चारों ऑप्शंस को एनालाइज़ करो, चारों ऑप्शंस को एनालाइज़ करके उनके नोट्स बनाओ, उसको डेली रिवीजन करो। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने लास्ट के 15-20 दिन तक बहुत ऐसा रिवीजन किया था कि मैं बैठ नहीं रही थी एक सेकंड। मतलब मैंने ये सोच लिया था कि इस टाइम तो मुझे क्लियर करना ही करना है, इसके बाद मैं एक और अटैम्प्ट नहीं दे सकती। तो क्योंकि सिर्फ नेट हो रहा था, कुछ क्वेश्चन से रह रहा था JRF, तो बहुत हर्ट होता है बाद में कि काश ढंग से पढ़ लिया होता क्वेश्चंस, काश मैंने अच्छे से PYQ मॉक लगाए होते। तो PYQ मॉक आपको लगाने ही लगाने। अगर आपको कुछ नहीं भी आता है अभी, तो PYQ मॉक आपको लगाना है, ताकि आपको पता चले कि आपके वीक एरियाज़ कौन से हैं। टाइम मैनेजमेंट भी PYQ मॉक लगाने से होगा। तो आपको कम से कम 3.5 घंटे का टाइमर लगा के बैठने की आदत डालनी है, क्योंकि आपको PC पे, मुझे PC से बहुत प्रॉब्लम है, मतलब मैं ज़्यादा स्क्रीन देखती हूँ, मेरे आँखों में प्रॉब्लम होने लगती है। तो आपके साथ भी अगर प्रॉब्लम है ऐसी, और मुझे लगता है सबको 3.5 से 4 घंटे एक जगह बैठ के एग्ज़ाम देने की, पढ़ने की आदत होनी चाहिए, ताकि आप पैनिक ना करो एग्ज़ाम में। क्योंकि ध्यान आपका भटकेगा, इधर ध्यान गया उधर क्वेश्चन गया, क्योंकि ध्यान से नहीं क्वेश्चन को पढ़ोगे। बहुत सारे बच्चे तो जो हाईलाइट करके ऐसे नॉट लिखा होता है ना, उसको भी ध्यान से नहीं पढ़ते। वहाँ पे पूछा है कि इसमें से नहीं कौन सा है, और लगा के वो आ जाएंगे कौन सा है वाला, और गया वो क्वेश्चन। ठीक है, एक एक क्वेश्चन से आपकी कट ऑफ डिसाइड होगी, एक एक क्वेश्चन से आपका JRF रह जाएगा, और बहुत बाद में हर्ट होता है, बहुत दुख होता है कि क्यों ढंग से क्वेश्चन नहीं पढ़ा। ठीक है,
तो ये है पेपर 2 का। अब मैं पेपर 2 के अपने रिसोर्सेज बता देती हूँ आप लोगों को। पहली चीज़ तो पेपर 2 में मैंने क्या किया था, मैंने एक ओपी गाबा पॉलिटिकल थ्योरी वो एक बार पढ़ी थी मैंने। सो पॉलिटिकल थ्योरी की मैं एक और वीडियो बना दूँगी इस चीज़ के लिए कि मेरे रिसोर्सेज क्या थे, बस मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये स्ट्रैटेजी वीडियो थी इसलिए। तो एक तो थी ओपी गाबा थियोरी के लिए और थॉट दोनों के लिए। थॉट में वो जो WPT की बात कर रही हूँ मैं, जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है, इसके लिए मैंने IPT के लिए कोई बुक नहीं पढ़ी थी। मैंने ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ी हैं, वैसे बुक्स पढ़नी चाहिए, आपका दिमाग काफ़ी खुल जाता है उससे। आपको फिर बाद में फैक्चुअल चीज़ें, अगर आपका बेस अच्छा है, आपने बुक्स वगैरह पढ़ी हैं, तो आपको फैक्चुअल डेटा ज़्यादा लर्न करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो मैंने ये 2 बुक्स पढ़ी थी अपने मास्टर्स के टाइम पे, ओपी गाबा की ही थी दोनों। एक ओपी गाबा की इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, एक वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट ओपी गाबा, ये दोनों मैंने पढ़ा था। उसके अलावा मैंने सबसे ज़्यादा जो पढ़ा था वो अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ी थी। अब वो लक्ष्मीकांत कितनी इम्पॉर्टेंट है वो मैंने बहुत आराम से बैठ के लक्ष्मीकांत को मैंने मतलब पूरे अपने ग्रेजुएशन के, ज़्यादा मैंने पढ़ाई नहीं करी है ग्रेजुएशन में, बस मेरे को लक्ष्मीकांत उस टाइम बड़ा क्रेज़ था लक्ष्मीकांत पढ़ने का, तो मैंने लक्ष्मीकांत मंगवा ली उस टाइम और मैं रोज़ उसका एक पेज अच्छे से पढ़ के रटती थी। यूट्यूब वीडियो में जाके, मतलब बहुत सारे UPSC प्रिपरेशन के लिए चैनल्स थे, जिसमें एक हर्षित द्विवेदी करके एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ से मैंने लक्ष्मीकांत कंप्लीट किया था अपना ग्रेजुएशन में। उसके बाद में MA के टाइम पे भी मेरे लक्ष्मीकांत के नोट्स बने हुए थे, तो मतलब पॉलिटी मेरा ठीक ठाक था, तो उसमें मुझे थोड़ी कम प्रॉब्लम आई पॉलिटी में। और पॉलिटी को करने का तरीका सिर्फ MCQ सॉल्व करना है, मुझे ऐसा लगता है। हो सकता है मैंने पहले उसको पढ़ रखा हो, लेकिन मुझे बाद में तक कौन याद रखता है, भूल जाते हैं अगर हम रिवाइज़ नहीं करते हैं तो जितने ज़्यादा आप MCQ सॉल्व करोगे पॉलिटी को लेकर, उतना आप, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना भी एक तरीके का रिवीजन है। रिवीजन लोगों को लगता है कि हम बार बार रीड करेंगे, रीड करना रिवीजन नहीं होता। रिवीजन आपका तब भी हो रहा है जब आप MCQ सॉल्व कर रहे हो। आपका एक होती है पैसिव लर्निंग, जिसको हम रीडिंग बोलते हैं, एक होती है एक्टिव लर्निंग। आप MCQ जब सॉल्व करते हो तो एक्टिवली MCQ सॉल्व कर रहे होते हो, एक्टिवली आपका दिमाग इंगेज होता है उसमें। आप एक्टिव रिकॉल करते हो। एक्टिव रिकॉल का नाम सबने सुना होगा कि आप जब MCQ सॉल्व कर रहे हो तो आप दिमाग पे जोर डालते हो कि इसका आंसर क्या हो सकता है। पैसिवली तो आप जब रीड कर रहे हो तो आपको लगता है ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, सब आता है, फिर आप बोर होते हो। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी आप एक बार सिलेबस कंप्लीट करो, एक बार उसको रिवाइज़ कर लो। जैसे मतलब आज आपने कोई चैप्टर पढ़ा या आज आपने कुछ पढ़ा, कल उसको रिवाइज़ कर लिया, इनफ है ये 2 रीडिंग। उसके बाद में सिर्फ MCQ सॉल्व करो। MCQ सॉल्व करते करते आपको सब याद हो जाएगा। लास्ट में जब आपके पास जब मॉक्स दोगे आप, तो आपकी जो गलतियाँ हो रही होगी बस उसके नोट्स आपको लास्ट में रिवाइज़ करने पड़ेंगे। वो बहुत क्रिस्प नोट्स बना लेना उसके। ओके, तो मेरे 3 तो ये सोर्स थे कि मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ी है, पॉलिटिकल थियोरी वाली ओपी गाबा और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट ओपी गाबा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि लास्ट के जब जून वाला अटैम्प्ट था, जून 2025 उस टाइम पे मैंने टेक्स्ट बुक के नोट्स पढ़े थे। अब टेक्स्ट बुक के नोट्स पढ़ के मैंने उसके नोट्स बनाए थे सारे यूनिट्स के, गवर्नेंस, पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक एड, उसमें उन्होंने काफ़ी इलेबरेट करके, मतलब उन्होंने कुछ ज़्यादा ही कंटेंट दे रखा है, जितना ज़रूरी नहीं है उससे भी ज़्यादा कंटेंट दे रखा है। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मेरा चैनल कोई इतना बड़ा नहीं है, मेरी पहली वीडियो है, तो मुझे कोई पैसे वैसे नहीं मिलने वाले। मैंने जो किया है मैं आपको वही बता रही हूँ कि टेक्स्ट बुक के मैंने नोट्स पढ़े थे और उसके मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए थे, उसको बहुत बार रिवाइज़ किया, तो बार बार उसका रिविज़न किया। उसके बाद में मैंने अपनी ये PYQ वाली जो स्ट्रैटेजी है वो सॉल्व करी। एक चैनल है पॉल साइंस हेल्प करके, वहाँ से मैंने PYQs बहुत सॉल्व किए हैं। उसके अलावा मैंने टेक्स्ट बुक के मॉक्स बहुत दिए हैं, मतलब इतने ज़्यादा मॉक्स दो कि आपकी आदत ही पड़ जाए, फिर धीरे धीरे ना आपको मज़ा आने लगता है मॉक्स देने में और फिर सॉल्व करने में। आपको ईजी लगता है, वे बेटर लगता है कि आप कोई बुक पढ़ो पहले। अब बुक पढ़ने में पता नहीं कितना टाइम निकल जाएगा, मतलब इस एग्ज़ाम के लिए तो मुझे लगता है इतनी ज़्यादा बुक्स को नहीं प्रायोरिटी देनी चाहिए। पर आप अगर एक पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट हो, मैं खुद के लिए भी ये बात बोल रही हूँ कि बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आपकी दिमाग की कैपेबिलिटी को बढ़ाता है, आपको एग्ज़ाम्स में बहुत हेल्प करता है, आपको बाद में रटने करने में चीज़ें मुश्किल नहीं लगती। लेकिन सिर्फ स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए आपको ज़्यादा बुक्स के पीछे नहीं भागना है। आप PYQ सॉल्व करो, यूट्यूब चैनल्स की हेल्प लो,
और PYQ को डिटेल तरीके से सॉल्व करो, डिटेल तरीके से वो चारों ऑप्शंस को एनालाइज करके। मे बी आपको मेरी बात समझ आई होगी पेपर 2 के लिए। अब हम आ जाते हैं पेपर 1 के लिए। पेपर 1 के लिए मैंने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पेपर 1 के लिए कुमार भरत सर को सब जानते हैं। कुमार भरत सर को सब जानते हैं। उनके चैनल पे उन्होंने बेसिक्स बहुत अच्छे से, मतलब वो जो समझाने का उनका तरीका है वो बहुत अच्छे से, आराम से, धीरे धीरे, जो बिगिनर है उनके लिए बता रही हूँ, वो बहुत अच्छे से समझाते हैं और उनका समझाया हुआ बहुत अच्छे से समझ आता है। तो मैंने सबसे पहले जब मेरा पेपर 1 मैंने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन अपना, तो मैंने कुमार भरत सर के जो यूट्यूब वीडियोस हैं उनकी हेल्प ली थी, नोट्स बनाए थे मैंने उसके प्रॉपर्ली। सबसे ज़्यादा आपको नोट्स बनाने की किसकी ज़रूरत है? जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड की नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है। कुछ मतलब टॉपिक्स हैं उनके जिसमें उन्होंने कोई मतलब थिंकर है और उसने कोई थ्योरी दी है, ठीक है, तो उसकी टीचिंग एप्टीट्यूड में आप उसके नोट्स बना लो छोटे से। बाकी मेन है आपका रिसर्च एप्टीट्यूड, ठीक है, यूनिट नंबर 2 जो है। उसके अलावा आपका यूनिट नंबर जो लॉजिकल रीजनिंग वाला यूनिट है, ठीक है, उसमें स्क्वायर ऑफ ओपोजिशन वगैरह जो भी है और इंडियन लॉजिक है, उसके नोट्स बनाओ। उसके अलावा मैंने नोट्स बनाए थे ICT के, जो 7th यूनिट है आपका ICT। हायर एजुकेशंस के मैंने ज़्यादा नोट नहीं बनाए थे, बस उसकी वीडियोस बार बार देख ली थी। मतलब मेरी एक आदत थी, मतलब मैं ऐसे सोचती थी हमेशा कि यार नोट्स बनाने का क्या मतलब जब मैं उसको रिवाइज़ ही नहीं कर पाऊँगी अच्छे से। आप नोट्स वो बनाओ ना जो रिवाइज़ कर सको आप, और करना ज़रूरी हो। जैसे हायर एजुकेशन है, पीपल एंड एनवायरनमेंट है, सॉरी, पीपल एंड एनवायरनमेंट हायर एजुकेशन 9th और 10th यूनिट, इसके मैंने नोट्स ही नहीं बनाए थे। इसके नोट्स जो मैंने शुरू में कुमार भरत सर के जो नोट्स थे वो बना लिए थे। मुझे लगता है वो इनफ नहीं है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस पूछते हैं ये बहुत ही अजीब व गरीब क्वेश्चंस पूछते हैं, कहीं से भी कुछ भी। अच्छा है अगर आपको आ गया तो बढ़िया, नहीं आया तो फिर आपको इतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है इसमें। सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है मैथ्स, DI और रिसर्च एप्टीट्यूड, उसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग। ये 4 यूनिट तो आपके अच्छे होने ही चाहिए। उसके अलावा आपका ICT में आप काम कर सकते हो। तो कुमार भरत सर के चैनल से मैंने सबके नोट्स बना लिए थे। उसके अलावा मैंने एक चैनल है इनकलकेट लर्निंग, वहाँ पे एक रवीना मैम करके हैं, उनके वीडियोस बहुत अच्छे हैं। उनके VIP वीडियोस आपने देख लिए तो मतलब मोस्टली सब जो इम्पोर्टेंट है ना वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद में जो बचा है वो आना है कि नहीं आना है वो खुद भी नहीं पता आपको। वो पढ़ के भी, जैसे पीपल एनवायरनमेंट आप कितना ही पढ़ लो, वो पूछेगा ही कुछ ऐसा ही जो उसमें 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आप कर पाओगे पढ़ के, बाकी के 3 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो क्या ज़रूरत है इतना टाइम उस यूनिट में डालने की, जो यूनिट आपको वर्थ इट नहीं है। मतलब आप ये देखो ना, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो देखो कि आपके लिए ये वर्थ इट है कि नहीं। तो वो टाइम आप उस यूनिट पे लगाओ जहाँ से आपको पता है कि क्वेश्चन आने ही आने वाले। जैसे लॉजिकल रीजनिंग है, सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ, मुझे पेपर 1 में अगर किसी ने चीज़ ने हेल्प करी है वो है PYQ मॉक्स। मैं रोज़ का 1 मॉक लगाती थी और रोज़ का 1 मॉक लगाने के बाद मैं देखती थी कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। फिर उसी पर्टिकुलर जो पर्टिकुलर जो सिलेबस में यूनिट है, मतलब वहाँ पे मैं जाती थी यूट्यूब में और फिर उसको देखती थी, समझती थी और फिर उसके नोट्स बनाती थी। मेरे जो नोट्स हैं वो भी मैंने ऐसे नहीं बना रखे कि जैसे कुमार भरत सर के जो नोट्स हैं तो वो मेरे PYQ में हेल्प किए। जहाँ जहाँ मुझे प्रॉब्लम आई मैंने वहीं से वो नोट्स बना लिए। तो PYQ का रोज़ 1 मॉक लगाती थी। मैं आपको नहीं कह रही हूँ आप रोज़ 1 लगाओ, अगर आपकी कैपेसिटी है तो आप लगा लो, नहीं तो आप शुरू ही पेपर 1 मैं ये कह रही हूँ कि सिलेबस अगर आप नहीं भी कंप्लीट करो। कुमार भरत सर का ये है कि जैसे किसी ने कोई जानता ही नहीं है, जो अपने अभी मास्टर्स में है और वो अभी अटेम्प्ट देना चाह रहा है तो आप पहले एक बार कुमार भरत सर के चैनल पे जाके अगर देख लोगे ना तो आपका बेस बन जाएगा, इसलिए मैंने बोला। बाकी अगर आप स्टार्ट ही PYQ आपने पहले अटैम्प्ट दिया है तो अब आपको सिलेबस के पीछे नहीं भागना है, आपको PYQ मॉक लगाना है। PYQ मॉक्स वो वाले जैसे फॉर एग्जांपल सोशियोलॉजी हो गया, इको, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबके पेपर 1 के आपको मॉक लगाने हैं। आपको देखना है कहाँ गलती आ रही है, जहाँ गलती आ रही है उसको आप नोट कर लो, एरर लॉग्स बनाओ, मेक एरर लॉग्स। आप नोट कर लो कि यहाँ मेरी प्रॉब्लम गलती आ रही है नोटबुक में, और फिर उसी टॉपिक को जाके यूट्यूब पे पढ़ो। यूट्यूब हो गया, चैट जीपीटी लोग बोलते हैं गलत बताते हैं, लेकिन पता नहीं मुझे आज तक गलत तो नहीं लगा, मैंने क्रॉस चेक भी किया था। तो आप गूगल पे जाके कर सकते हो, गूगल को आप रिलाई कर सकते हो गूगल पे, ओके। तो आप इंटरनेट का पूरा बेनिफिट लो PYQ मॉक में।
टेक्स्ट बुक में भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे रखी होती है, तो वहाँ से एनालाइज करो। उसके अलावा मैथ्स और डीआई इतना इंपॉर्टेंट है। मैं खुद ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हूँ। बहुत सारे लोग बीटेक करके फिर एमए करते हैं पॉलिटिकल साइंस, बहुत सारे लोग बीएससी, तो उनका मैथ्स ऑलरेडी बहुत अच्छा होता है, तो उनको एक एज मिलता है इस चीज़ में। लेकिन मैंने अपने मैथ्स और डीआई में बहुत मेहनत करी है। मेरे को बिल्कुल नहीं आता था। डीआई में मेरे इस टाइम पे 5 में से 5 ठीक थे, मैथ्स में 5 में से 4 ठीक थे, जहाँ तक मुझे याद, हाँ 5 में से 4 ठीक थे। तो मेरा इस टाइम जो स्कोर था वो 39 या 40 था, मतलब आउट ऑफ 50 39 या 40 स्कोर था मेरा पेपर 1। और मेरा पेपर 1 पहले भी, मतलब जब मैंने जून 2025 में अटैम्प्ट किया था उस टाइम भी मेरे 37 या 38 दोनों में से कोई एक, मतलब मेरा करेक्ट थे क्वेश्चंस। मतलब पेपर 1 मेरा हमेशा से अच्छा रहा है। पेपर 2 में मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं क्वेश्चंस को केयरफुली रीड नहीं करती थी। मतलब मुझे लगता है कि क्वेश्चंस रीड करना, PYQs मॉक देना, एनालाइज करना, सबसे यही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ना कि आपको सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे भागना है। सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होगा आपको ऐसा लगेगा पहले कंप्लीट कर लूँ फिर PYQ मॉक दूँ। नहीं, आपको PYQ मॉक ही देने हैं सबसे पहले, और वहीं से करते करते आपको इनडायरेक्टली आपका सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा। मतलब PYQ वही तो है ना जो आपका सिलेबस है। अब आप PYQ के ज़रिए अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? आपको ऐसा लगता है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे करते हैं, पहले सिलेबस कंप्लीट कर ले फिर करेंगे, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला, ठीक है? आप फिर उसको प्रोक्रेस्टिनेट करते जाओगे। तो मैथ्स और डीआई के लिए एक चैनल है NAT-JRF, क्रैक NAT-JRF करके, वहाँ पे एक सर है, वो शायद साउथ इंडियन है, उनके एक्सेंट से मुझे लगा, तो आप उनके पास जा सकते हैं। उनकी ट्रिक्स काफ़ी अच्छी हैं। ट्रिक्स का मतलब मैं ऐसी सुपर फास्ट ट्रिक्स की बात नहीं कर रही हूँ जो आपको हेल्प नहीं करेगी, मतलब वो अच्छे से समझाते हैं। तो मैंने अपना मैथ्स और डीआई वहाँ से किया था। मैंने मैथ्स डीआई पे बहुत काम किया है। मेरा बिल्कुल अच्छा नहीं था, अब मुझे मज़ा आने लगा है मैथ्स करने में। तो मैथ्स और डीआई आपका अच्छा होना चाहिए, लॉजिकल रीजनिंग, रिसर्च एप्टीट्यूड, तो आप आराम से 40 स्कोर किया जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है 40 स्कोर किया जा सकता है। इस बार भी पेपर 1 में कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे आते हुए मैंने गलत किए। सोचो कितना फ़र्क पड़ जाता। अगर मेरे इस टाइम 39 भी ठीक है तो मेरे 40s में होते अभी स्कोर। लेकिन इस टाइम मतलब कट ऑफ बहुत कम गई, दिसंबर वाली पेपर भी बहुत घटिया आया था, तो उसकी वजह से चलो हो गया, लेकिन मैं और अच्छा स्कोर कर सकती थी पेपर 1 में। तो होपफुली आपको समझ आया होगा। तो यही मेरे रिसोर्सेज थे पेपर 1 के लिए, और पेपर 2 के लिए मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आपको कुछ भी पूछना हो मुझसे, आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आप मुझे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना लिंक भी दे दिया है, आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। उसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं आपके रिप्लाई ज़रूर दूँगी। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।